बेरोजगारों की संसद, बहुत अच्छा नाम और वर्तमान की बहुत बड़ी समस्या जो विशेषकर पिछड़ी जातियों के लिए बनी हुई है, उस पर आज ये बेरोजगार की संसद में मुझे आमंत्रित किया गया। मैं इसके लिए आयोजकों का आभार प्रकट करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप इस सभा में उपस्थित होकर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और इस संसद में, इस सभा में उठाए गए प्रश्नों पर विचार करने के लिए बैठे हैं। देश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। हम 75वां साल आज़ादी का मना रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में हमें अधिकार दिए हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और उसी के कारण सारी समस्याएं हमारे सामने मुंह खड़ी है। बेरोजगारी भी उनमें एक समस्या है। बेरोजगारी निसंदेह सभी विकासशील देशों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। और बेरोजगारी क्या है? जहां का श्रम शक्ति, जहां की श्रम शक्ति जो कि 18 साल से लेकर 3 वर्गों में होती है। 18 साल तक की आयु वाला वर्ग और 18 साल से 60 साल या 65 साल तक की आयु वाला वर्ग और 65 साल प्लस का एक वर्ग जो कार्यशील होता है, कार्य करने की क्षमता उसमें होती है और वह कार्य करना चाहता है। न्यूनतम मजदूरी पर भी वो कार्य करना चाहता है। तो जितने लोगों को उसमें कार्य मिल जाता है वो कार्य बल कहलाता है। श्रम बल को कार्य बल में बदलना उस देश के शासकों की जिम्मेदारी है। और यदि वो श्रम बल कार्य बल में नहीं बदल पाता है तो जितना श्रम बल बचा है वो बेरोजगारी कहलाता है। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक बातें करने से में समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। केवल ध्यान देने की बात यह है कि बहरहाल ये समस्याएं क्यों हुई हैं और इनका समाधान क्या है। हमारे बीच में मैं थोड़ा सा रोक के आपको बताना चाहूँगा, सामाजिक चेतना फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मंडल और उत्तर प्रदेश सीतापुर से पूर्व विधायक साहब रामपाल जी हमारे बीच आए हैं। उनको मंच तक लाने की व्यवस्था की जाए। एक जो सवाल पूछे गए हैं वो सवाल घूम फिर कर सब एक ही जगह आते हैं कि बेरोजगारी। उनका जवाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एक व्यक्ति ने पूछा कि जब हम कहीं अप्लाई करते हैं तो 100 जगह अगर निकली है तो लाखों लोग उसमें फॉर्म भरते हैं और 500 रुपया कम से कम उसकी फीस ली जाती है, तो वो कहाँ जाता है?
निसंदेह यह एक लूट है, जबरदस्त लूट जो परीक्षा के नाम पर बेरोजगारों से, गरीबों से लूटी जाती है और जिसके लिए शासन जिम्मेदार है। कोई भी शासन हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। जिस विभाग में नौकरी के लिए वैकेंसी निकाली जाती है, ये उस विभाग की जिम्मेदारी है कि वह उस विभाग के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं का खर्च उठाए। आईएएस का भी चयन, परंतु आईएएस का भी चयन कैसे हो रहा है? परंतु ये स्थिति हमारे देश में नहीं हो रही है। और यदि आप इसका आर्थिक गणित लगाएं तो उदाहरण के लिए 100 वैकेंसी के अगेंस्ट 1 लाख आदमियों ने आवेदन किया है, जबकि आप देखेंगे कि 1 लाख से कहीं ज्यादा तक आवेदन आ जाते हैं। 500 रुपया हर आदमी दे रहा है। अगर 100 का ही उदाहरण आप मान के चलें तो 100 वैकेंसी के अगेंस्ट 1 लाख आदमियों ने आवेदन किया। 500 रुपए के हिसाब से 5 करोड़ रुपया कम से कम उनके पास एकत्रित हो गया। अब 5 करोड़ रुपया यदि आप 10% ब्याज के, अगर वाणिज्यिक ब्याज लगाएं तो ज्यादा बैठेगा, लेकिन मिनिमम अगर 10% ब्याज भी आप लगाएं तो 5 लाख रुपए आपको, 50 लाख रुपए उसका ब्याज मिलता है। और तनख्वाह आप क्या देते हैं? यदि आपने उन बेरोजगारों को 25-30 हजार रुपए भी तनख्वाह दिया तो मैं समझता हूं कि ब्याज से ही उनकी तनख्वाहों का काम निकल रहा है और बाकी पैसा तो आपने सब बचा ही रखा है, या खर्च किया है तो उल्टा सीधा किया है, ऐसो आराम में किया है, और वो पैसा सब गरीबों का, बेरोजगारों का है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। परीक्षा आयोजित हो, परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी शासन की है, उस विभाग की है जिस विभाग को अपने लिए सेवक चाहिए। अब ये सब समस्याएं हैं, लेकिन इनका दूरगामी प्रभाव है। 500 रुपए खर्च करते हुए हम बेरोजगार साल में पता नहीं कितने हजार खर्च कर देते हैं। मैं समझता हूं यदि इतना रुपया जो इकट्ठा होता है, यदि उसको एक सार्वजनिक फंड बनाकर भी एकत्रित कर लिया जाए सभी विभागों का, तो कम से कम जब तक शासन बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी की समस्या को दूर करेगा, तब तक उस पैसे से या उसके ब्याज से बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था आसानी से कर सकता है। पहला तो यही होना चाहिए कि ऐसा परीक्षा शुल्क लिया ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर लिया जा रहा है तो उसकी व्यवस्था बेरोजगारी भत्ते के रूप में बेरोजगारों को वापस किया जाना चाहिए। दूसरा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों बढ़ी है? शासकीय सेवाएं, जिनमें काफी लोग पहले कुछ शासकीय सेवाओं में और कुछ जो सरकारी संस्थाएं थी, अर्ध सरकारी संस्थाएं थी, उनमें समायोजित हो जाते थे। अब उनमें सब में भर्तियां बंद कर दी गई हैं और काम करने के लिए कुछ तो कंप्यूटर युग आ गया है, वैसे ही श्रम शक्ति कम यूज हो रही है। दूसरे जो हो रही है उसको या तो संविदा से लिया जा रहा है या फिर आउटसोर्सिंग से उसे लिया जा रहा है। और संविदा और आउटसोर्सिंग में चूंकि आरक्षण लागू नहीं है, इसलिए पिछड़ी जातियों को वहां पर भी जबरदस्त मार झेलनी पड़ रही है। शासकीय सेवाओं में आरक्षण की मांग को लेकर आप न्यायालय की शरण ले सकते थे, लेकिन जो संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्ती हो रही है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं रखी गई है, इसलिए न्यायालय की शरण में भी जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ
एक्सप्लॉयटेशन कितना हो रहा है, शोषण कितना हो रहा है। मनमर्जी के लोग अपनी चॉइस से और मनमानी तनख्वाह पर एक प्रकार से बेरोजगारों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है और उस पर उससे भी बड़ा जुर्म कि उन संविदात्मक भर्तियों में भी और आउटसोर्सिंग में भी सभी को बेरोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब शासन की विफलता है जो अपने नागरिकों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। बहुत प्रकार की बेरोजगारी है और बहुत सा उनका निवारण है। विषय बहुत बड़ा है, यदि उस पर विस्तार से जाया जाए तो मैं समझता हूं सभी लोगों को बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो निजीकरण से हो रहा है। हर विभाग को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है और चूंकि संविधान में कोई व्यवस्था प्राइवेट विभागों के लिए आरक्षण की नहीं है, ऐसा कहा जाता है, मेरे विचार से है कि हम प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण की मांग कर सकते हैं। कोई भी विभाग चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाए, बिना शासन की सहायता के कोई विभाग नहीं चल सकता है। चाहे शासन ने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया हो या शासन उसको लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालने के लिए उसकी सहायता करता हो या फिर वित्तीय मदद देता हो, बैंकों से कर्जे देता हो। ये सब व्यवस्थाएं शासन की ओर से की जाती हैं और जब शासन की ओर से की जाती हैं तो संविधान से संबंधित जितने भी अधिकार आरक्षण से संबंधित हैं वो प्राइवेट सेक्टर पर लागू होते हैं और लागू होने चाहिए। उनकी मांग उठनी चाहिए, हमें उसके लिए संघर्ष करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाए। इस प्रकार से हम बेरोजगारों की समस्याओं को निजीकरण में जाने के बावजूद भी सुलझा सकते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्टर शिक्षा का भी है। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और जिस प्रकार से रोजगार के लिए शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षा नहीं हो पा रही है। खास तौर से पिछड़ी जातियों के लिए अक्षर ज्ञान की सुविधा जो प्राइमरी स्कूल में ही होती है, पास से शुरू होती है, उनकी शिक्षा को वहीं पर समाप्त करने का कुचक्र चल रहा है। प्राइमरी स्कूलों में हमारी शिक्षा को प्रारंभ से ही कमजोर कर दिए जाने का नतीजा ये होता है कि हाई स्कूल इंटर तक पहुंचते पहुंचते हम उतने निपुण नहीं हो पाते हैं कि जो अच्छे स्कूलों में दाखला प्राप्त कर सकें या अच्छी व्यावसायिक शिक्षा को अपना चुन सकें और उसे उसमें जा सकें। सभी प्राइवेट स्कूल, व्यावसायिक स्कूल जिस प्रकार से चल रहे हैं, व्यावसायिक स्कूलों की भरमार मशरूम की तरह उगी हुई है। इतने स्कूल हैं, परंतु यदि उनकी स्थिति आप देखें तो उनमें फैकल्टी का अभाव है और फैकल्टी यदि है थोड़ी बहुत, वो पूरी नहीं है तो वो भी निपुण नहीं है। मजबूरन हम उनमें दाखला तो ले लेते हैं इसलिए, लेकिन वो निपुणता हम अपने शिक्षा में नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो आगे बढ़ने के लिए या हमारे व्यवसाय के लिए आवश्यक
आवश्यक है। और डिग्रियां बांटने का जो काम आधी अधूरी अपरिपक्व डिग्रियां जो बढ़ती हैं, उनसे फिर हम बेरोजगारों की लाइन में ही खड़े होते हैं। हम उस योग्य भी नहीं रह पाते हैं कि जो काम हाई स्कूल और इंटर करने के बाद ही हम कर लेते, हम वो डिग्रियां प्राप्त करने के बाद उसको भी नहीं कर पाते हैं। नतीजन बढ़ती बेरोजगारी समाज में दूसरी बुराइयां पैदा करती है, समाज में अराजकता फैलती है, अपराध फैलता है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता बहुत आवश्यक है। जब तक शिक्षा गुणवत्ता युक्त नहीं होगी, तब तक हम बेरोजगारी का भी सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक छोटी सी बात मजाक के रूप में कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारे देश में दो तरह के रोजगार हैं, एक सरकारी रोजगार और एक प्राइवेट रोजगार। मेरे विचार से इन रोजगारों में इन जो एक संबंध है वो 1, 2, 3 और 3, 2, 1 का है। प्राइवेट सेक्टर एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है और उनको 2 आदमियों के बराबर तनख्वाह देता है, लेकिन काम उनसे 3 आदमियों के बराबर लेता है। इसके उलट सरकारी सेवा में हम 3 आदमियों को अपॉइंट करते हैं, वो 3 आदमी मिलकर केवल 2 आदमियों का काम, उन 3 आदमियों को हम केवल 2 आदमियों के बराबर तनख्वाह दे पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम 3 आदमी मिलकर भी 1 आदमी के बराबर काम कर पाते हैं। ये उदाहरण एक मजाक के रूप में है, लेकिन आप इस पर गहनता से विचार करें कि यह वास्तविकता है या नहीं। हमारे जो बच्चे स्किल्ड हैं, जो काम अच्छा करते हैं, पढ़ लिख कर गए हैं, यदि वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो उनकी स्थिति ऐसी हो रही है, इतना काम उनसे लिया जाता है, तनख्वाह भले ही उन्हें अच्छी दी जा रही है कि वो कुछ ही दिन बाद या तो बीमार हो जाते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं। और इसके उलट जब हम सरकारी सेवा में आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा निठल्लापन महसूस करने लगते हैं, थोड़े से आलसी हो जाते हैं, थोड़े से लालची हो जाते हैं। तो ये एक सोच का अंतर है, हमें इस सोच को भी बदलना होगा। जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक हम देश की प्रगति में अपना सहयोग नहीं कर पाएंगे और न ही हम किसी अच्छे व्यवसाय से जुड़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि हम सब शिक्षित बने, एकत्रित रहें और संघर्ष करें, बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलें, तो सभी समस्याओं का निदान, जिसमें बेरोजगारी भी एक समस्या है, निदान हमारे हाथ में है। तो इसलिए उपाय हम ही को करना है, सरकार की तरफ हमको नहीं झांकना है। और ये संदेश कि हमें अपने उस व्यक्ति को जागृत करना है जो व्यक्ति हमें सरकारी शीर्ष स्थान तक पहुंचाता है। सब कुछ उसी के हाथ में है। जब तक वो नहीं जागेगा, तब तक हम अपने मन मुताबिक सरकार नहीं बना पाएंगे, और जब तक हम अपने मन मुताबिक सरकार नहीं बना पाएंगे, तब तक तो बेरोजगारी क्या, हम किसी भी समस्या का निवारण नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय कृष्ण।